हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरा ऑनलाइन जीएस स्टडी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं NGP4 का क्वेश्चन, जो कि इग्नू का है, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस में। गांधी जी के राजनीतिक विचार। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, गांधी जी ने सत्य के सर्वोच्च मूल्य में यानी सत्य के सर्वोच्च मूल्यों में शक्ति अधिकार पर क्यों इतना ज़्यादा जोर दिया है, इसकी आवश्यकता को क्यों इतना ज़्यादा समझा है। तो देखते हैं, आंसर है शक्ति की अवधारणा। गांधी जी दो प्रकार की शक्ति की व्याख्या करते थे, जो सजा के दर से प्राप्त हो और दूसरी प्रेम पूर्वक कार्य से हो। यानी कि एक तो सजा के द्वारा प्राप्त की गई हो शक्ति, दूसरी है प्रेम पूर्वक। सन 1947 में उन्होंने कहा था कि हमें शक्ति को छोड़कर मतदाताओं का निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। जो भी मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि और उनका हमें मार्गदर्शन भी करना चाहिए। इससे लोग हमें चाहेंगे। और उन्होंने कहा कि हमें राजनीति की शक्ति और उसके बुरे प्रभावों से अलग रहना चाहिए, कि राजनीति की जो शक्ति है हमें उसे सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, उसके बुरे प्रभावों से हमें उससे दूर रहना चाहिए, ये बोला है उन्होंने। आज राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है एक तरह से, और जितनी अधिक हमारी आंतरिक शुद्धता होगी उतना ही जनता पर हमारा विश्वास बना रहेगा। यानी कि जितना हम खुद शुद्ध रहेंगे आंतरिक रूप से, उतनी तो जनता हम पर विश्वास करेगी। गांधी जी राजनीति तथा धर्म के निकट संबंधों पर जोर देते थे तथा शक्ति की उस धारणा को नहीं मानते थे जो स्वार्थ पर आधारित हो तथा लोक जीवन की भलाई न सोचे। यानी कि शक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें लोगों की भलाई ना हो, लोगों के जीवन के बारे में ना सोचा गया हो, केवल अपना स्वार्थ सोचा गया हो। ऐसी शक्ति पर वो जोर नहीं देते थे। रूसों की भांति गांधी जी का भी मानना था कि सत्ता एक निष्क्रिय व्यक्ति की बजाय राजनीतिक भागीदारी और जनता को साथ लेने की क्षमता के लिए एक सक्रिय नागरिक के रूप में होती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये सत्ता केवल एक हम शासन करने का मात्र साधन नहीं होता, ये जनता की इसमें भागीदारी भी होनी बहुत ज़रूरी है और जनता का इसमें सक्रिय रूप भी होना ज़रूरी है। उनका मानना है कि व्यक्ति को अपने हाथों में प्राप्त शक्ति को पहचान कर उसका प्रयोग अन्याय के विरुद्ध करना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं नागरिकों को, तो उन्हें उसे पहचान कर उसका सही उपयोग करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे कि राज्य का अनैतिक प्रभाव खत्म होगा और एकाधिकार भी खत्म हो जाएगा। उससे राजनीति का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। गांधी जी सामाजिक शक्ति तथा राजनीतिक शक्ति को महत्व देते हुए दोनों के सह अस्तित्व पर बल देते थे, कि सामाजिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों के सह अस्तित्व पर बल देते थे। गांधी जी के मत के अनुसार गांधी जी कहते थे कि राजनीतिक हमेशा से अशुद्ध है और कभी आदर्श नहीं रही, किंतु इसे निजी तथा सार्वजनिक राजनीतिक व्यक्तिगत नैतिकता में अंतर को समाप्त करके शुद्ध किया जा सकता है। एक नेता का जीवन अपने साथियों की सेवा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। एक नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने साथियों, अपने नागरिकों की सेवा करे, उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। एक नेता को कभी भी कोई पद प्राप्त करना या शक्ति को किसी औपचारिक स्थिति को नहीं लेना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई केवल इसमें मेरे पास पावर आ गई है और मैं ही इसका प्रयोग करूँगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए लीडर्स को। गांधी जी कहते थे कि गांधी जी कहते हैं कि प्राधिकार प्राप्त लोगों के लिए बल का प्रयोग सामान्य बात है, किंतु यदि सरकार की आज्ञा मानने वाले लोग भी ऐसा करेंगे तो समाज में विवेकशीलता नहीं आ पाएगी। गांधी जी दमन और शांतिपूर्ण परिवर्तन के मध्य सही उपाय अपनाने पर जोर देते थे, कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई काम हो जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। वे शांतिपूर्ण बदलाव को मानते थे और अहिंसा शक्ति राजनीति को प्रभावित करने का एक आवश्यक माध्यम होनी चाहिए, कि अहिंसा होनी चाहिए जो राजनीति को प्रभावित कर सकती है। एक अहिंसक राज्य ही लोगों का शोषण किए बिना, उसके अधिकारों का शोषण किए बिना, भेदभाव किए बिना जनता की इच्छा पर आधारित होती है। जब तक निजी संपत्ति विद्यमान है तब तक ही असमानता विद्यमान है। यानी कि जब तक लोगों के पास ये अधिकार रहेगा कि हमारी निजी संपत्ति है, उसमें असमानता रहेगी, तब तक ये विद्यमान रहेगी असमानता। संपत्ति के द्वारा ऐसा भाव उत्पन्न किया जा सकता है कि संपत्ति का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, तभी एक अहिंसक समाज की स्थापना की जा सकती है। असमानता की समस्या के बल के माध्यम से नहीं, बल्कि बुद्धि के माध्यम से सबके भले के लिए सुझाया जाना चाहिए। प्रतिद्वंदी विचारों को सबके भले के लिए विनम्रता से बदला जा सकता है। यह एक अविभाज्य स्वतंत्रता का सम्मान तथा सभी नागरिकों में मौलिक
समानता का भी आश्वासन होगा, कि सभी लोगों को लगेगा कि हाँ भी हमें समान समझा जा रहा है सरकार के समक्ष, तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति राज्य पर निर्भर न हो और अपनी नैतिक क्षमताओं को विकसित करने की अनुमति उन्हें हो तो शोषण को कम किया जा सकता है। गांधी जी का मानना है कि यदि समाज में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है तब नागरिकों में अहिंसा के माध्यम से सत्यों की सामूहिक प्राप्ति संभव होगी। गांधी जी कहते हैं कि एक सरकार तभी एक सेवा करने वाली सरकार है जब जनता की सहमति और इच्छा पर आधारित हो, जनता की इच्छा से वो काम करे। यदि ये जबरदस्ती समर्पण की मांग करती है तो वह दमन का उपकरण बन जाती है। गांधी जी इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार के कार्य के लिए चाहे वे छोटे कार्य क्यों ना हो या नागरिक जिम्मेदार होते हैं उसके लिए। अधिकार की अवधारणा, अब आता है दूसरा, अधिकार की अवधारणा, जो गांधी जी इस पर भी क्यों जोर देते थे कि गांधी जी सत्य को प्राधिकार के रूप में देखते हैं और क्योंकि इसे ही सबसे ऊपर मानते हैं, इसे अस्तित्व का मूल आधार मानते हैं। सत्य की उत्पत्ति शब्द इसी से हुई है, जिसका अर्थ है कि केवल सत्य ही विधान है, इसके अतिरिक्त सब कुछ भ्रम है, यानी कि सत्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा सब कुछ भ्रम है। गांधी जी का कहना है कि एक बार जो सत्य की खोज का लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है तो व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता महसूस करने लगता है। जो मनुष्य समाज में रहता है उसे असत्य से लड़ने के लिए नैतिक साहस और आध्यात्मिक संतुलन की जरूरत होती है। अगर उसे असत्य से लड़ाई करनी है मनुष्य को, तो उसे आध्यात्मिक संतुलन की ज़रूरत होती है। शांति की स्थिति में आत्मा को सही रास्ता मिलता है। जब इंसान शांत होता है तभी उसको सही रास्ता दिखाई देता है तथा जो भी भ्रमपूर्ण ये छलावा है ये सब स्पष्ट हो जाता है। आगे कह रहा है, व्यक्ति सत्य तथा अहिंसा का समर्थन होता है और उसे इसकी जांच करने का नैतिक प्राधिकार है। गांधी जी का मानना है कि लोगों को अहिंसा के नैतिक मूल्यों के रूप में पालन करना चाहिए। सत्य के सिद्धांत से गांधी जी ने यह दिखाया है कि अंतरात्मा के बल से कोई व्यक्ति निरंकुश शासन व क्रूरता का अंत कर सकता है, कि यदि चाहे तो अंतरात्मा के जरिए ये निरंकुश शासन और क्रूरता को ख़त्म किया जा सकता है। धार्मिक या राजनीतिक क्षेत्र में सत्य से बड़ा कुछ भी बाह्य प्राधिकार नहीं है और किसी भी राजनीतिक या सामाजिक कार्य को अहिंसा से अधिक वैधता नहीं दी जा सकती है। गांधी जी ने अराजकता आदर्शों के लिए प्रतिबद्धता प्राथमिकता का ध्यान रखते हुए शक्ति तथा प्राधिकार की प्रकृति के विषय में सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने ये बताया है कि गांधी जी ने अराजकता किस तरीके से फैलती है उसके आदर्शों के प्रतिबद्धता और प्राथमिकता का ध्यान रखते हुए प्राधिकार की प्रकृति के विषय में जो सिद्धांत दिए हैं वो है, जिसमें से समाज में न्याय की स्थापना हेतु शक्ति का व्यापक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित होता है। गांधी जी ने सत्य अहिंसा धर्म के सर्वोच्च मूल्यों पर आधारित शक्ति और प्राधिकार की ज़रूरत पर जोर दिया, जो कि इस विश्वास को दिलाए कि राजनीति आखिरकार सब लोगों की सामान्य रूप में सेवा है। गांधी जी का मानना है कि समाज में समानता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जाति वर्ग अमीर गरीब सभी में समानता होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्रता की शुरुआत निम्न स्तर से होनी चाहिए, यानी छोटे लोगों से शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ के गांव स्वतंत्र होने चाहिए, आर्थिक दृष्टि से भी आत्म सुरक्षा की दृष्टि से भी, दोनों तरीके से होने चाहिए। उन्होंने बताया कि आर्थिक आधार पर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में न्याय संस्था यानी ट्रस्टीशिप होनी चाहिए। ट्रस्टीशिप के माध्यम से श्रम पूंजी के संबंध स्वतंत्रता समानता और अहिंसा को सुनिश्चित करेंगे। गांधी जी के बाद के विचारों में संसद के प्रति विरोध कम नज़र आता है। उनका मत है कि विधान सभाओं के सदस्यों की जनता की सेवा करनी चाहिए, रचनात्मक सामाजिक कार्य करने चाहिए, उचित विधायक बनाए जाने चाहिए। सन 1930 के अंत में गांधी जी आर्थिक क्षेत्र में उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व स्वीकार करते हैं, जो कि बड़े स्तर पर जनता का रोजगार उपलब्ध करवाएगा। गांधी जी इस बात पर भी जोर देते हैं कि राज्य को शारीरिक हिंसा को त्याग देना चाहिए। गांधी जी विकेंद्रीकृत और गैर आर्थिक अहिंसक स्वशोषित आत्मनिर्भर समाज का स्वप्न देखते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि गांधी जी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर भारत का उद्धार करना है तो निम्न स्तर से हमें उसको उठाना होगा, यानी कि गरीब लोगों का पहले भला करना होगा, उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना होगा, यानी कि उनका निम्न स्तर ऐसा होना चाहिए कि उन्हें ट्रस्टीशिप होना चाहिए, उनके लिए श्रम और पूंजी के साधन इस तरीके से उपलब्ध होने चाहिए कि वो आसानी से उसको उपलब्ध कर सके और
ऊपर उठ सके। तो अगर हमारे देश में निम्न स्तर का विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग ऊपर उठेंगे। मनुष्य का जीवन इसी तरीके से ऊपर उठाया जा सकता है और हिंसा को त्याग देना चाहिए, और हिंसा को त्यागने के बाद अहिंसा से अगर कार्य हो सकता है तो सो करना चाहिए। तो यही था इस क्वेश्चन में। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।